भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पिछले लेक्चर में आपको सेक्शन 29 तक बताया गया था। अब आपका जो सेक्शन हमें पढ़ना है 30 अर्थात धारा 30 को एक्यूड यानी कि सह अभियुक्त के बारे में पढ़ना है। को एक्यूज्ड सह अभियुक्त। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन आपका समझना है, जब भी को एक्यूट पढ़िए सह अभियुक्त पढ़िए, इसी के साथ एविडेंस धारा 30 के साथ ही एविडेंस की धारा 133 पढ़िएगा, यानी कि सह अभियुक्त या ए कॉम्प्लेक्स। जब भी कंपटीशन में आपका क्वेश्चन आए सह अभियुक्त और सह अपराधी के बारे में, इंग्लिश वर्जन एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बिहार आयोग और तमाम आयोग हमेशा सह अभियुक्त को सह अपराधी लिखते हैं हिंदी में और सह अपराधी को सह अभियुक्त, लेकिन इंग्लिश वर्जन सही रहता है। को एक्यूज्ड अगर रहे तो सह अभियुक्त मारिएगा, और अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स रहे तो सह अपराधी को इसके बाद बताया जाएगा। पहले सह अभियुक्त का देखा जाए। देखिए आपका सह अभियुक्त किसे कहा जाएगा, क्या आपका नियम कायदे हैं। तो ये क्वेश्चन जो बताया जा रहा है आपका धारा 30 की कुछ विशेषताएं बता दी जाए। ये शुरुआती दौर में जो विशेषताएं बताई जाती हैं, प्री का जहाँ तक बात है इसी से क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन ये बना कि सह अभियुक्त किसे कहा जाएगा। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल हो अर्थात संयुक्त विचारण हो, तो आपस में उन्हें सह अभियुक्त कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक अभियुक्त हैं, उनका एक साथ ट्रायल हो रहा है, एक ही अपराध के लिए ट्रायल हो रहा है, तो ऐसी दशा में उन्हें आपस में को एक्यूड या सह अभियुक्त कहा जाता है। आपका अब दूसरा क्वेश्चन अच्छा यूपीजे में पूछा गया है। सामान्य नियम यह है कि एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति अर्थात यदि ये अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो ये कन्फेशन केवल ए के विरुद्ध ही साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन धारा 30 इस नियम का अपवाद है, जहाँ की ए द्वारा की गई संस्वीकृति कुछ दशाओं में अन्य सह अभियुक्त अर्थात बी के विरुद्ध भी साक्ष्य में प्रयोग की जा सकेगी। अर्थात ये क्वेश्चन आया है कि किस धारा में प्रावधान है कि एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध भी सुसंगत बनाई गई है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 30। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ चुका है। धारा 30 का अगला पॉइंट है कि धारा 30 का नियम केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में, यानी कि दांडिक मामलों में, यानी कि ये धारा के प्रावधान केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि धारा 30 के प्रावधान लागू होंगे सिविल क्रिमिनल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा केवल क्रिमिनल। अब केवल क्रिमिनल में कौन कौन सी सेक्शन लागू होते हैं, उन सेक्शनों को याद रखना है। एक तो धारा 30 हो गई, इसके बाद आपका केवल क्रिमिनल में धारा 53 हो गई, धारा 53 ए हो गया, धारा 54 हो गया,
धारा 105 हो गया, अभी पिछली बार बिहार में बना था ये, और धारा 111A, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की कुल 6 धाराएं केवल और केवल आपराधिक मामलों में लागू होगी। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का प्रभाव क्या होगा, तो वह संस्कृति उसके विरुद्ध तो सुसंगत ही होगी जो अन्य सह अभियुक्त हैं, अर्थात बी उदाहरण में तो क्या प्रभाव होगा, तो बस एक लिखिएगा, न्यायालय बी के विरुद्ध ए द्वारा की गई संस्वीकृति को विचार में ले सकेगा। विचार में ले सकेगा, यही वाक्य याद रखिएगा। सह अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य तो न्यायालय विचार में ले सकेगा, यही आपको याद रखना बेयरट की भाषा। अब कितना विचार में लेगा, अब यह आया कि क्या केवल एक ही संस्कृति के आधार पर बी को सजा दी जा सकती है कि नहीं, तो केवल एक ही संस्कृति के आधार पर बी को सजा नहीं दी जा सकती, और इस बात का निर्णय आया, केस याद रखिएगा, कश्मीरा सिंह, यानी कि जो केस आपका सह अभियुक्त पर पूछे तो जो लीडिंग केस है वह है कश्मीरा सिंह का, कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का। तो इस प्रकार आपका सामान्य बातें हुई। अब आइए सेक्शन 30 शुरू किया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में सह अभियुक्त को परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः जब दो या दो से अधिक अभियुक्तों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण ज्वाइंट ट्रायल किया जाता है, तो उन्हें आपस में या हर एक अभियुक्त एक दूसरे का सह अभियुक्त होता है। सह अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में रेलेवेंट बनाया गया है। सामान्य नियम यह है कि जो व्यक्ति संस्वीकृति करता है वह संस्वीकृति केवल उसके विरुद्ध ही सुसंगत होती है, लेकिन धारा 30 के तहत सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति इसका अपवाद है। जहाँ की एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय विचार में ले सकेगा, यानी कि न्यायालय विचार में ले सकेगा। यानी कि सेक्शन 30 इस सामान्य नियम का अपवाद है। अब सेक्शन 30 में कहा क्या गया है, इसको एक एक करके हमें देखना है और तोड़ना भी है। यानी कि सेक्शन 30 में क्या कहा गया है, देखिए सेक्शन 30 के आवश्यक तत्व। तो धारा 30 के एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, ये आपका एक एक करके देखना है। आइए एक एक शब्दों को निकाला जाए। धारा 30 में पहले बेयरट को तोड़कर ही आवश्यक तत्व निकाला जाए। देखिए बेयरट की भाषा, साबित संस्वीकृति को उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्यों को प्रभावित करती हैं विचार में लेना। जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हों, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहला आवश्यक तत्व हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, दो या दो से अधिक
व्यक्तियों का आपका कैसा ट्रायल हो, ज्वाइंट यानी कि संयुक्त विचारण हो, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो। दूसरा शब्द ये है कि ऐसा विचारण एक ही अपराध के लिए किया जा रहा हो, यानी कि इनका ट्रायल एक ही अपराध के लिए किया जा रहा हो। एक ही अपराध किन किन अपराधों को हम कहेंगे, इसके लिए धारा 30 का एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे। अगला शब्द है तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्कृति को साबित किया जाता है, यानी कि इसमें से कम एक व्यक्ति ने कन्फेशन किया हो, अर्थात एक व्यक्ति ने संस्वीकृति की हो। संस्वीकृति अर्थात इनमें से एक व्यक्ति ने कम से कम संस्वीकृत की हो, ये याद रखना है। अगला पॉइंट ये है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कन्फेशन को साबित किया गया हो, यानी कि न्यायालय में प्रूफ किया गया हो। अगला इसमें ये आया कि ऐसी संस्कृति इस नेचर की हो कि ऐसा व्यक्ति माने स्वयं कह सकते हैं कि अब स्वयं द्वारा अपराध का किया जाना स्वीकार किया हो और उसमें अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जाना अपराध को स्वीकार किया हो, यानी कि कन्फेशन इस नेचर का हो कि वह स्वयं भी फंसे और अन्यों को भी फंसा दे। ऐसी दशा में न्यायालय ऐसे अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध क्या कर सकता है, तो को आपका दिया है कि विचार में ले सकता है, यानी कि न्यायालय क्या कर सकता है, तो विचार में ले सकता है, विचार में ले सकता है। ये आपका कह सकते हैं कि आवश्यक तत्व हुए। इन्हीं आवश्यक तत्वों को एक एक करके समझना है। सबसे पहले ये आया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो, संयुक्त विचारण चल रहा हो। अब यहाँ समस्या ये आई कि कब ये कहा जाएगा, कब संयुक्त विचारण दो या दो से अधिक अभियुक्तों का एक साथ चल सकता है। तो ज्वाइंट ट्रायल का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 219 में है, 220 में है, इसके बाद 221 में है और अंत में आपका 223 में है। यानी कि कब संयुक्त विचारण चल सकता है ये एविडेंस नहीं बताएगा, बल्कि इसका उल्लेख सीआरपीसी की धारा 219, 220, 221 और 223 में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अभियुक्तों का ज्वाइंट ट्रायल हो। ऐसा संयुक्त अगर पृथक पृथक विचारण है तो धारा 30 अप्लाई नहीं होगी। और जो धारा 30 में दो उदाहरण या इलस्ट्रेशन या उदाहरण दिए गए हैं, वे दोनों उदाहरण एक में ज्वाइंट ट्रायल होगा माने एक में उदाहरण में संयुक्त विचारण का प्रावधान है और एक में नहीं दिया गया है। तो जिसमें ज्वाइंट ट्रायल लिखा हो वह धारा 30 से गवर्न होगा और जिसमें ज्वाइंट ट्रायल न लिखा हो वह धारा
30 से गवर्न नहीं होगा। लास्ट में हम बताएंगे इलस्ट्रेशन। अब आया ऐसा ज्वाइंट ट्रायल एक ही अपराध के लिए किया जा रहा हो। अब यानी कि ऐसा जो ज्वाइंट ट्रायल या संयुक्त विचारण हो रहा है वह एक ही अपराध के लिए हो। अब एक ही अपराध का मतलब क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। एक ही अपराध, कौन कौन से अपराध एक ही अपराध माने जाएंगे, तो उस अपराध का करना हो गया, करने वाला व्यक्ति, और इसके बाद स्पष्टीकरण लिखा गया है धारा 30 का कि अपराध का दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति भी एक ही अपराध करता हुआ माना जाएगा। यानी कि सेक्शन 107 वाला आईपीसी और अपराध का प्रयत्न करना, अटेम्प्ट करना, यानी कि उस अपराध का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति ही एक ही अपराध करते हुए माना जाएगा। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बन सकता है कि एविडेंस के तहत अपराध को कहाँ स्पष्ट किया गया है, एविडेंस के तहत ऑफेंस को कहाँ स्पष्ट किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए धारा 30 का एक्सप्लेशन। अब ऐसी दशा में अब हम उदाहरण द्वारा चलेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। एक उदाहरण बना लेते हैं ए बी पर। ए और बी दोनों का संयुक्त विचारण चल रहा है और एक ही अपराध के लिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो ए और बी आपस में को-एक्यूज्ड या सह अभियुक्त माने जाएंगे। इन अभियुक्तों में से एक द्वारा संस्वीकृति की गई हो, अर्थात ए ने ऐसा कथन किया है जो कन्फेशन की श्रेणी में आए, अर्थात ए ने अपना अपराध या तो पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है या इतनी बातों को स्वीकार किया है जिससे ये क्लियर हो कि अपराध ए ने ही किया था। ए ने जो संस्वीकृति की उसे न्यायालय में प्रूफ कर दिया गया हो, अर्थात न्यायालय में साबित कर दिया गया हो, और ए ने जो कन्फेशन किया था उसकी विशेषता ये थी कि ए ने अपने द्वारा किए गए अपराध को तो स्वीकार ही किया, यानी कि वह संस्कृति ए पर भी प्रभाव डालती है और उसके साथ विचारित अन्य व्यक्तियों पर अर्थात बी पर भी प्रभाव डालती है। यानी कि इसका मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यानी कि हम तो अपना अपराध स्वीकार ही कर रहे हैं लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, लपेटे में लेंगे और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात ए ने अपना अपराध स्वीकार किया कि मैंने ही किया। एक बात और बताई कि मेरे साथ बी था, बी भी इस अपराध में शामिल था। तो अब ये समस्या आई कि ए द्वारा जो कन्फेशन हुआ है जिससे कि अन्य व्यक्ति यानी कि उदाहरण में बी प्रभावित होता है, तो ए के इस कन्फेशन के आधार पर क्या बी को सजा दी जा सकती है और ए का यह कन्फेशन कितना साक्ष्य में महत्व रखता है। तो अंत में दिया है कि न्यायालय क्या कर सकता है, ए द्वारा संस्कृति को विचार में ले सकता है। विचार में ले सकते हैं का मतलब ये हुआ कि न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह बी के विरुद्ध किस सीमा तक, किस मात्रा तक इस संस्कृति को अप्लाई करे। ये किसका विवेकाधिकार है? आपका न्यायालय का विवेकाधिकार है। अब ऐसी दशा में
जो पहला केस आता है जो इस विवेकाधिकार पर अटैक करता है और स्पष्ट करता है कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी। कश्मीरा सिंह का केस आता है कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का केस, और इसको अच्छे से तैयार रखना है। देखिए, कश्मीरा सिंह एमपी में आपका सहायक फूड इंस्पेक्टर था और चावल पॉलिश करा रहा था, यानी कि मोटे चावल को पतले में मशीन द्वारा बनवा रहा था। और ऐसा करना आपका कह सकते हैं कि ऐसा करना आपका कानूनन अवैध था, ये कश्मीरा सिंह कर रहा था। तत्पश्चात उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे पकड़ा, निलंबित किया। वरिष्ठ अधिकारी को उसने धमकी दी कि मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा और जल्दी ही चखाऊंगा। उस वरिष्ठ अधिकारी का छोटा बच्चा 6 माह बाद गायब होता है और उसकी लाश कुएं में पाई जाती है। कश्मीरा और अन्य कुछ व्यक्तियों के प्रति षड्यंत्र और हत्या का मुकदमा चला और उसका संयुक्त विचारण चला। जो कश्मीरा के साथ एक था, उसने कहा कि मैंने और कश्मीरा ने मिलकर बच्चे को मारा और लाश को कुएं में हम लोग डाल दिए। अब कश्मीरा हाई कोर्ट से भी सजा हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजूर, मुझे तो केवल एक सह अभियुक्त की संस्कृति के आधार पर सजा दी गई है, अतः ये सजा अवैध है, इसको मने रद्द किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर केवल किसी दूसरे सह अभियुक्त को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। आगे आपका कल बताया जाएगा, थोड़ा कम ही आज चलेगा, कुछ समस्या है।